अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैट्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपको पता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में वैसे तो 4-5 किस्म के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक जी टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वेयर टेस्ट है। तो आज हम जी टेस्ट देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई मेडिकल की फील्ड में ख़ास तौर पे अगर कोई मेडिसिन वगैरह बनाना चाहते हैं तो उस मेडिसिन को एक सर्टन प्रोसीजर से पहले गुजरना पड़ता है, या इसी तरह कोई भी हम डिसीजन मेकिंग का काम करना चाहें जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, तो हम सैम्पल की बेस पे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस एक प्रोसेस का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? द अजम्पशन विच वी आर गोइंग टू टेस्टिफाई, कि कोई ना कोई अजम्पशन लेके जब हम चलते हैं तो उसको हमने टेस्ट करना होता है कि क्या वो ठीक है या गलत है। तो ये एक सर्टन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पहले देखते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है, यानी इसको आपने स्टेप वाइज याद करना है। कोई देयर आर 7 स्टेप्स, तो आपने वो तमाम स्टेप्स को पहले समझना है। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं कि जो एच नॉट है, यानी नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। और एच नॉट का मतलब क्या होगा कि ये हमारा जो अजम्पशन है वो हमने उसको स्टेट करना होता है। यहाँ पे अजम्पशन जब हम लिखते हैं, कोई भी अजम्पशन लेते हैं, तो उसके पास हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। हम इसको कह सकते हैं कि देयर आर 3 केसेस, कि वो केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस क्या होता है कि एवरेज जो भी है हमारी पॉपुलेशन की एवरेज वो म्यू नॉट है। यानी ऐसे समझ लें फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है वो 17 ईयर्स है, तो ये मेरा एच नॉट हो जाएगा। तो ये म्यू वैल्यू पॉपुलेशन मीन को शो कर आता है। तो पॉपुलेशन मीन मैंने सपोज किया कि एवरेज एज 17 ईयर्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू इज इक्वल टू 17। तो म्यू नॉट का मतलब है वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए सिंबल म्यू नॉट लिखा जाता है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है हमारे पास कि मैं ये कह दूँ कि एवरेज एज जो है वो 17 ईयर्स से कम है, यानी इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल टू 17। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट। फिर इसी तरह तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट। यानी अगर एवरेज एज सपोज हम कर रहे हैं 17 है, तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल टू 17 ईयर्स। सेकेंड केस में हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 17 ईयर्स। और फिर थर्ड ऑप्शन में हम लिख सकते हैं कि म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 ईयर्स। उसके बाद जो H1 है वो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो हमारा H नॉट है उसके ऑपोजिट हमने एक डायरेक्शन लेनी होती है। मसलन जैसे अगर यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो हम उसमें लिख देंगे नॉट इक्वल टू, कि अगर हमारा H नॉट इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो हम उसका H1 जो बनाएंगे वो इज़ नॉट इक्वल टू का बनाएंगे। ये देखें, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। फिर इसी तरह अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ रहा है H नॉट, तो हमारा म्यू वन हो जाएगा या H1 हो जाएगा हमारा म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट। और फिर अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये देखते हैं कि जो हमारा H नॉट है, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, वो इसके ऑपोजिट होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल होगा, अगर ये लेस देन और इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन होगा, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये लेस देन होगा। अब यहाँ से हमें एक और भी चीज़ पता लगती है कि जो हमारी ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये बेसिकली एक सिस्टम को बताता है कि ये 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है या कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें जब इसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड है। मिसाल के तौर पे अब ये लिखा हुआ है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, इसका मतलब ये होगा 2 टेल टेस्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। कि जब मैं कह रहा हूँ कि जी एवरेज एज 17 ईयर्स नहीं है, जिसका मतलब वो 17 से अबव भी हो सकती है और 70 से कम भी हो सकती है। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसको हम कहते हैं 2 टेल टेस्ट। अगर हम इस केस 2 में आ जाएं, म्यू इज़ ग्रेटर देन 17 ईयर्स को में, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हमने रखी है ग्रेटर देन की, तो इसका मतलब है इसको हम कहते हैं 1 टेल टेस्ट। इसी तरह यहाँ पे देखें म्यू इज़ लेस देन, अगर मैं म्यू नॉट कर रहा हूँ तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जो एवरेज एज है वो 17 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ना है उसको हमने यही देखना है कि हमारा एच नॉट क्या है
और उसके अगेंस्ट हमारा H1 क्या होगा, और फिर H1 हम डिसाइड करेगा कि ये 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है। तो इसके लिए आसान तरीका बता दिया कि अगर अनइक्वल का साइन आ रहा हो तो ये 2 टेल टेस्ट होगा, और अगर ग्रेटर देन या लेस देन आ रहा होगा तो ये हमेशा 1 टेल टेस्ट होगा क्योंकि 1 टेल और 2 टेल की टेस्ट की बेसिस पर भी हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ लेनी होती हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि द परसेंटेज या द प्रोबेबिलिटी एट विच आवर नल हाइपोथेसिस इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड, यानी ये वो परसेंटेज होती है जिस पे हमारा H0 रिजेक्ट होने का चांस होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज एज 17 ईयर्स है सेकेंडरी क्लास की स्टूडेंट, तो इसका मतलब है मैं 95% श्योर हूँ कि ऐसा ही होगा, तो इसका मतलब 5% मेरे गलत होने का चांस भी है। ये देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये अल्फ़ा है और ये 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 माइनस अल्फ़ा का क्या मतलब हो गया, अगर मैं 5% मार्जिन रख रहा हूँ अपने अजम्पशन के गलत साबित होने का, तो इसके अंदर 95% चांस मेरा है कि मेरा अजम्पशन जो है वो ठीक होगा। तो हम ये इसको कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी द प्रोबेबिलिटी या द परसेंटेज एट विच आर H0 इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड, कि हमारा जो इनिशियल अजम्पशन है H0 का, उसके रिजेक्ट होने का चांस कितना है, वो 5% है। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो आपने नॉर्मली इसको 5% ही लेना होता है, वरना ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमने 5% ही रखना होता है। अभी आगे इसके आगे हम देखेंगे, इसकी टेबल आ जाएगा तो वहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमेशा हम टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज लिखा करेंगे। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, सिंपल आपने यहाँ पे ये रखना है कि फार्मूला हम कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिंग के प्रोसेस हैं उसमें 5-6 किस्म के टेस्ट होते हैं। मसलन जी टेस्ट है जो आज हम कर रहे हैं, फिर टी टेस्ट है, फिर काई स्क्वायर टेस्ट है, ये तीनों आपके सिलेबस में है। उसके अलावा फिर पॉइसन टेस्ट होता है, फिशर टेस्ट होता है, वो वगैरह वगैरह थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। लेकिन हमने बेसिकली इसको सिंपल वर्ड में यही समझना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब है किस फार्मूले के तहत हम यहाँ पे इस प्रोसेस को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि जी टेस्ट को डिस्कस करें, तो जी टेस्ट के लिए ये फार्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब आपको पता है ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही होता है। तो समटाइम अगर हम इसको यूँ लिख दें कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है क्योंकि हम सिर्फ जी टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त सिर्फ हम जी टेस्ट को समझेंगे, तो इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक ये होगी। नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू। अब देखें क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये वो रेड लाइन है जिसके ऊपर या उससे ज़्यादा अगर हमारी कैलकुलेशन आ जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पढ़ा है, तो अब ये पूरा बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के 5% हमने मार्जिन रखा हुआ है हमारे H0 यानी एजम्पशन के गलत साबित होने का। तो इसका मतलब है जब हम ये 2 टेल टेस्ट ले लेंगे, यानी जैसे ये कहा मैंने कि जिसमें नॉट इक्वल टू 17 आ रहा था, तो जब हम 2 टेल टेस्ट ले लेंगे तो हमारे पास जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, 5% है, 1% है, 2% है, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा 5% का है स्टैंडर्ड, तो हम देखें अल्फ़ा की वैल्यू जो थी 5%, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 0.05 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.025 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है 1.96। ये आपने याद रखनी है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल टेस्ट की वैल्यू 1.96 होती है। अगली स्लाइड में मैं आपको जो इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं वो उसका एक टेबल भी समझा दूंगा, वो आपने याद रख लेना है। जनरली जब भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वेश्चन में ना दिया तो आपने 5% लेना है, और 2 टेल टेस्ट के लिए इसकी वैल्यू 1.96 है, और 1 टेल टेस्ट के लिए इसकी वैल्यू 1.645 या 654 होती है, वो भी हम नेक्स्ट टेबल में देखें। तो ये क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली क्या है, ये वो वैल्यू है जिसके साथ हमने अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अगर हमारी वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे H0 को, और अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो इसके अंदर अंदर होगी, इससे छोटी होगी, तब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे H0 को। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन का मतलब यही हो गया कि हमने डिफाइन कर दिया कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है 1.96, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ जाएगी तो हमने अपने H0 को रिजेक्ट करना होता है। एक तो इसका ये तरीका, दूसरा हम इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल में आसान हो जाता है। इसको
जी सी को मॉडुलस मैंने इसलिए लगा दिया ताकि क्योंकि बाज़ का जी सी की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है, तो नेगेटिव और पॉजिटिविटी में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं। यानी जो हमने ऊपर टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिखा है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, यानी उसको पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने का क्या फ़ायदा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इस क्रिटिकल वैल्यू के बराबर या इससे ज़्यादा होगी तब हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर इसकी वैल्यू जी सी की वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये डिसीजन रूल है जो हम आगे देखते हैं कि स्टेप नंबर 7 में करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि कैलकुलेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू, तो उसका वो क्रिटिकल रीजन है यानी डेंजर जोन है। अगर यहाँ वैल्यू फॉल करेगी इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगी तब हम इस असम्पशन को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन में क्या होगा, हम जो भी हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है जो स्टेप नंबर 3 में लिखा होगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, लास्ट स्टेप कंक्लूजन। अब देखें, अब कंक्लूजन में या इसको हम डिसीजन रूल भी कहते हैं कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे अपनी इस कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यू से जो टेबल वैल्यू दी होगी। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इस क्रिटिकल वैल्यू से छोटी होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को, यानी जो हमारा अजम्पशन है बेसिक अजम्पशन एच नॉट का कि एवरेज एज इज़ 17 ईयर्स, वो ठीक साबित होगा। अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा या उसके बराबर भी अगर इवन होगी तो हम अपने इस अजम्पशन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक सर्टन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपने याद रखना है कि हमने जो भी स्टेटमेंट पढ़नी है, अभी कुछ क्वेश्चन हम जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं उसमें हमें एच नॉट और एच वन वगैरह बना के दिया होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है या रियल लाइव वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें सारा कुछ स्टेटमेंट में लिखा होता है। तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ के अपना पहले एच नॉट और एच वन बनाना है, बाकी ये सेट पैटर्न है इसको एज इट इज़ लेना है और फिर स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशंस करनी है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग कर देनी है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा कि जो टेबल वैल्यूज़ हैं वो आपने याद कर लेनी है। ये मैंने टेबल आपके सामने लगा दिया। ये देखें, अल्फ़ा यानी 1%, 2%, 5%, 10% और 20%, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब देखें, जैसे मैंने अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा है वो 5% के लिए पढ़ा, तो ये देखें 5% की वैल्यूज़ हैं। तो अगर ये 5% है तो ये देखें 1 माइनस अल्फ़ा यानी 95% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे एजम्पशन का रिजेक्ट होने का चांस 5% है तो इसका मतलब है एक्सेप्ट होने का चांस 95% होगा, क्योंकि 5% को 100% में से माइनस कर दें। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप किसी भी एजम्पशन को रिजेक्ट करने का मार्जिन अगर 2% रखते हैं तो इसका मतलब है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी इन दोनों को जो 1 माइनस अल्फ़ा की मतलब यही है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू आपने परसेंटेज सेट की है उसको 100 में से माइनस कर दें तो वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ टेस्टिंग को देख रहे हैं। आगे देखें, वन टेल टेस्ट और ये टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में हम अल्फ़ा को डिवाइड नहीं करते 2 पे और टू टेल टेस्ट में हम अल्फ़ा को डिवाइड कर देते हैं 2 पे। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि देखें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो टू टेल टेस्ट की वैल्यू वो आपने 1.96 याद करनी है और वन टेल टेस्ट के लिए वो 1.645 है। इसी तरह अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है तो टू टेल की टेस्ट हमारी वैल्यू जो है 2.58 है और वन टेल पे 2.33, यानी ये वैल्यूज़ आपने याद ही रखनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें दिया हुआ है फॉर द गिवन डाटा टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, कि हमें डाटा गिवन दिया हुआ है, उस डाटे को देखकर हमने बताना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। यानी वही जो प्रोसेस अभी हमने सीखा है उस पर अप्लाई करना है। पहला पार्ट जो है उसमें हमें गिवन डाटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सैम्पल साइज जो है वो 30 है, मीन यानी जो सैम्पल मीन है वो हमारे पास 15.2 है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 दी हुई है और एच नोट बना के दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू 15.8 और एच वन इसके अगेंस्ट दिया हुआ है इज़ नॉट इक्वल टू 15.8 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा दिया हुआ है 5%। तो ये गिवन डाटा है।
तो हम वही जो हमने 5-6 स्टेप अभी पढ़े उनको पहले लिखेंगे। पहला स्टेप नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे, यानी एच नॉट दिया हुआ है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं। एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 15.8, म्यू एच वन है नॉट इक्वल टू 15.8, और ये हो गया टू टेल टेस्ट। कैसे पता लगा? मैंने कहा था कि जब एच वन की वैल्यू में अनइक्वल का साइन आ जाए तो वो टू टेल टेस्ट होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि एवरेज जो है वो 15.8 से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लिहाजा इसमें दो ऑप्शन है, लिहाजा ये टू टेल टेस्ट होगा। इसी की बेस पे हम यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू लेंगे। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 5% या 0.05, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक, मैंने कहा क्योंकि हम पढ़ जी टेस्ट रहे हैं, लिहाजा टेस्ट स्टैटिस्टिक का यही फार्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, और सिग्मा ओवर अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यू। अब देखें क्रिटिकल वैल्यू, मैंने कहा ये देखें टेबल मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि जी अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि टू टेल टेस्ट है इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू को टू पे डिवाइड करेंगे, तो 0.05 डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। अब ये देखें ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 1%, 2% और ये 5%, तो इस 5% को जब हम टू पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 हो जाएगा। और फिर ये देखें टू टेल टेस्ट में ये नीचे इसकी वैल्यू दी हुई है 1.96, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारा फार्मूला होगा ZC की मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू, यानी आपने हमेशा ये ऐसे ही बनाना है कि जो भी आप टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं उसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल लें और दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टू क्रिटिकल वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू इसमें आएगी तो हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कंप्यूटेशन। अब देखें कंप्यूटेशन में क्या है कि जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर, तो वो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। एक्स बार यानी सैम्पल मीन हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, सैम्पल मीन की वैल्यू दी हुई थी 15.2 माइनस म्यू नॉट यानी जो पॉपुलेशन मीन था वो था 15.8, तो देखें 15.2 माइनस 15.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी 3 और सैम्पल साइज दिया हुआ था 30 का, तो 3 ओवर अंडर रूट 30। इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आंसर आया -1.095, लेकिन इसकी क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेनी है तो मॉडुलस वैल्यू का मतलब होगा हम इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेंगे 1.095। अब लास्ट कंक्लूजन या डिसीजन रूल। अब हम क्या करेंगे अपनी इस कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे 1.96 से, क्योंकि हमारी वैल्यू 1.09 है तो 1.96 से छोटी है, लिहाजा हम कहेंगे एक्सेप्ट एच नॉट कि हमारा जो अजम्पशन है वो ठीक है। ये देखें लिखेंगे डिसीजन रूल में एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन आर क्रिटिकल वैल्यू सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जो हमने पार्ट नंबर 1 में देखा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक दो पार्ट्स और करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब हमें सैम्पल साइज दिया हुआ है 10 का, सैम्पल मीन दिया हुआ है 27, सैम्पल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 1.2 और एच नॉट दिया हुआ है म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 26.3 और इसके अगेंस्ट एच वन दिया हुआ है म्यू इज़ ग्रेटर देन 26.3। अब यहाँ से पता लग जाएगा क्योंकि ग्रेटर है तो ये वन टेल टेस्ट होगा, तो वन टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वही प्रोसेस तो वही है कि पहले एच नॉट और एच वन लिखेंगे और हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, गिवन है जैसे उसको मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया कि एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 26.3, एच वन हो गया म्यू इज़ ग्रेटर देन 26.3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है लिहाजा ये वन टेल टेस्ट हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही दिया हुआ है इसलिए कोई इशू नहीं है। टेस्ट स्टैटिस्टिक वही है जो हमारा जी का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर। फिर क्रिटिकल वैल्यू हमें अब यहाँ पे देखें जी अल्फ़ा, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05 उसी पे हमने वैल्यू निकालनी। अगेन देखें इस टेबल में है ये है 5% और 5% पे ये है वन टेल टेस्ट यानी वन साइडेड या वन टेल टेस्ट ये लिखा और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 1.645, तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। आगे क्रिटिकल रीजन वैसे ही कि कंप्यूटेड वैल्यू मॉडुलस वैल्यू ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू। नेक्स्ट कंप्यूटेशन। तब हम अगेन जो हमारा गिवन डाटा है उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बार है हमारे पास 27 और जो पॉपुलेशन मीन था वो था हमारे पास 26.3, तो 27 माइनस 26.3 डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड डेविएशन थी हमारे पास 1.2 और जो सैम्पल साइज था वो 10 था, उसका स्क्वायर रूट ले लिया और इसका आंसर निकाल लिया वो 1.84 आ। तो ये पहले 1.84 है, लिहाजा इसको पॉजिटिव आंसर आ गया, इसकी ज़्यादा मॉडल्स वैल्यू में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वही कंपेयर करेंगे इसको क्रिटिकल वैल्यू से। अब देखिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी 1.645 और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.84, जो इससे ग्रेटर है, लिहाजा अब हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो डेंजर जोन में फॉल करेगी, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, लिहाजा अब हम रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 लिया है मैंने, पार्ट नंबर 3 भी वैसे है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, देखें सैम्पल साइज हमारा बढ़ गया है 100, सैम्पल मीन है 4.35 और फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.18। अब हमने H नोट लिया है म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.4 और इसके अगेंस्ट H1 आ गया म्यू इज़ लेस देन 4.4 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब 5% की बजाय 1% हो गया। तो वैसे ही करेंगे सोल्यूशन में, पहले न अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, क्योंकि अगेन H1 में लेस देन की ऑप्शन आ रही है, तो ये वन टेल टेस्ट है। अब वन टेल टेस्ट में हम क्या करेंगे, 1% पे वैल्यू निकालेंगे और 1% पे जो वन टेल टेस्ट की वैल्यू आ रही है देखें लिखी हुई है 2.3, यानी अब हमने कैलकुलेटेड जो क्रिटिकल वैल्यू अपनी वो 2.33 लेनी है। बाकी प्रोसेस वही होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया 1% यानी 0.01, टेस्ट स्टैटिस्टिक वही आ गई C इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू अब हमने लेनी है 2.33, क्योंकि 1% है और वन टेल टेस्ट है, तो देखें 2.33, तो मैंने 2.33 लिख ली। आगे प्रोसेस वही है कि हमारा क्रिटिकल रीजन वही होगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप में कंप्यूटेशन है, वैल्यूज पुट कर दें। एक्स बार है हमारे पास 4.35 और जो पॉपुलेशन मीन था वो था हमारा 4.40 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 0.18 और सैम्पल साइज है 100 का। तो इसमें वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया हमारे पास 2.78। अब यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर नेगेटिव आ रहा हो, क्योंकि 4.35 और ये 4.4 था, तो लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट साइन की वजह से हमने उसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। अब देखें 2.78 है हमारी कंप्यूटेड वैल्यू और जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो है 2.33, तो हमारी वैल्यू क्योंकि उससे बड़ी है, लिहाजा इसमें भी हम रिजेक्ट करेंगे। देखें एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, सो वी रिजेक्ट H नॉट। यहाँ पे भी हमारा जो H नॉट है कि जो पॉपुलेशन मीन जो वैल्यू है वो 4.35 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है, बल्कि हम जब इसको रिजेक्ट करें इसका मतलब है H1 हमारा 2 है कि जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है वो 4.35 से लेस होगी। नेक्स्ट अब थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। डाटा चेंज करने का क्या मतलब है कि देखें समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें उसने डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दी हुई सारा कुछ, तो अब हमें कुछ कैलकुलेट करना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई, लिहाजा वो हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वही नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो उसने गिवन है कि म्यू इज इक्वल टू 99.2 इज नॉट इक्वल टू 99.2, हमारा H1 हो गया, लिहाजा 2 टेल टेस्ट हो गया और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन 5% ही है, तो इस पर हमने देखा 5% पे 2 टेल की वैल्यू होती है 1.96। बाकी प्रोसेस वही है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गई एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर, फिर क्रिटिकल वैल्यू आ गई 1.96 क्योंकि अगेन 2 टेल टेस्ट था। फिर क्रिटिकल रीजन आ गया कि कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू। फिर अब हम कंप्यूटेशन करेंगे। अब देखें कंप्यूटेशन में पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी थी, अब वो निकालेंगे पहले। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और फिर सारे का स्क्वायर रूट होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करके पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम इसमें अपनी दूसरी कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी CC की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर, और इसका आंसर आया हमारे पास अगेन 1.84। अब देखें 1.84 को कंपेयर करके देखें 1.96 से, ये वैल्यू से छोटी है, लिहाजा अब हम कहेंगे वी एक्सेप्ट H नॉट, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से कम है, यानी एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है, सो वी एक्सेप्ट H नॉट।
तो ये था पार्ट नंबर 5। अब एक पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट नंबर 7। इसमें हमारे पास दिया हुआ है सैम्पल साइज 80 और फिर सैम्पल मीन दिया हुआ है 85.3। अगेन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2508.8। एच नॉट एच वन डिफाइन किए हुए हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 की बजाय फिर 1% दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्योंकि अगेन ये वन टेल टेस्ट होगा, तो वन टेल टेस्ट पे 1% पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.33, यानी अब क्रिटिकल वैल्यू हम 2.33 देखें। बार बार यही वैल्यूज आ रही हैं 5% पे या 1% पे, तो ये आपने वैल्यूज याद कर लेनी है। तो देखें एच नॉट और एच वन बना दिया, क्योंकि अब हमारे पास एच वन में लेस देन की ऑप्शन आ रही है, तो वन टेल टेस्ट है, तो वन टेल टेस्ट पे 1% पे वैल्यू जो हमने यूज़ करनी है वो है 2.33 क्रिटिकल वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% आ गया, टेस्ट स्टेटिस्टिक का सेम फार्मूला है। फिर क्रिटिकल वैल्यू आ गई 0.01 पे 2.33, क्रिटिकल रीजन वैसे हमने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन निकालनी है, फार्मूला देखें समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन और उसका स्क्वायर रूट ले लें, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5.6। अब हम निकालेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू, जी सी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर, वैल्यूज पुट की और आंसर हमारे पास आ गया -1.43 आया था, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू ले ली ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए। अब 1.43 को कंपेयर करें 2.33 से, अगेन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से। अब हम एक्सेप्ट करेंगे अपने एच नॉट को, यानी जो हमारा जम्पशन है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 86.2, ये हमारा ठीक होगा। तो ये था हमारा आज पहला लेक्चर, जिसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जी टेस्ट का प्रोसीजर देखा, और उस प्रोसीजर के तहत हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे याद करना है उस टेबल के मुताबिक, और इस प्रोसेस को कैसे करना है वो हमने सीखा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमें डाटा गिवन नहीं होगा बल्कि स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा, और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने अपना नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी खुद बनाना होगा, और ये सारे स्टेप्स भी खुद करना होंगे ताकि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और ताकि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।